हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम एक वीडियो मैंने जो डाला था 70 आउट ऑफ 70 के लिए फिजिक्स के लिए, आप सभी ने उसमें मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे कि आपको क्या फॉलो करने चाहिए। मैंने वहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया था कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मैं वो प्रोवाइड कराऊंगा और डिक्टेट करूंगा, मैंने ऐसा कहा था आपको। और आप सभी से मैंने पूछा था कि उसे चैप्टर वाइज करना है या फिर कैसे करना है बुक के हिसाब से, तो आपने अलग अलग सजेशन दिए थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेरिवेशन जो बातें होती हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। आपने इन्हें नोट भी करते रहना और इसमें आपके एनसीईआरटी के 3 चैप्टर कवर हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 होते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में 1 होता है। एक बात। दूसरी बात स्टूडेंट, इनके डिटेल लेक्चर्स भी बने हुए हैं। किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होगी जहां मैं रेफरेंस दूंगा, आप जरूर जाकर उसे देख लेना ताकि क्लैरिटी बनी रहे। और एक और बात की जो एमसीक्यू होते हैं इनमें, वो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के 4 लेक्चर्स हैं एमसीक्यू के, जिनमें ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी ऐसे करके 2 लेक्चर्स हैं जिनमें ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस हैं। तो कुल मिलाकर 60 एमसीक्यूज भी इनके तैयार हैं, आप उनको भी आपने देख लेना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स एक और बात जो इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे मैं करवा रहा हूँ, ये किन के लिए जरूरी है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ अभी, जो मैं बताऊंगा, ये उन स्टूडेंट के लिए जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी 100% हो चुकी है, 80-90% हो चुकी है। उनके लिए स्टूडेंट्स ये एक रिवीजन का काम करेगा, उनको समझाएगा कि ये माइंड मैप कैसे आपको बनाना है ना। क्योंकि एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले कहीं ऐसा ना हो फ्रस्ट्रेट हो जाए सिलेबस देखकर, इसलिए आपको इस तरह से माइंड मैप बनाना है जैसे मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात स्टूडेंट, ये उनके लिए जिनकी प्रिपरेशन नहीं है अभी उस लेवल की, उनको अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चाहिए तो वो इनको सुनेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसका क्राइटेरिया ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने का, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं मैं कहीं पढ़ के नहीं आया अभी बुक से कि मुझे ये बोलना है। जो भी मेरे मुंह पे आता रहेगा ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये अभी तक का टीचिंग एक्सपीरियंस और लर्निंग एक्सपीरियंस से मुझे पता चला कि यही टॉपिक है जो बार बार टकराते हैं, तो वो अपने आप ही मुंह पे आ जाएंगे और मैं बोलूंगा आप उसे नोट करोगे। आप पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, इसलिए कोशिश मैं करूंगा कि मैं इसकी पीडीएफ भी बना दूं। पीडीएफ में मैं सिर्फ टॉपिक्स लिखूंगा कि जो मैंने बोले हैं इसी फॉर्म में, डेरिवेशन नहीं होंगे उसमें, वो आप तैयार करेंगे और अवेलेबल हैं वो हर जगह, आपके पास बुक में भी हर जगह होंगे, ठीक है ना। आपने उनको तैयार करना है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टूडेंट्स में बात कर रहा हूँ, इसमें आपको सबसे पहले कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ क्या होता है आपको आना चाहिए। दूसरी बात, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म आनी चाहिए। और तीसरा, इसी कूलम्स लॉ का कभी आ जाता है कि कूलम्स लॉ से न्यूटन्स थर्ड लॉ को डिराइव करो, एक्शन रिएक्शन को। तो ये कोई अलग चीज नहीं है, यही आपका वो है जो आप वेक्टर फॉर्म कहा था। यानी ये कहना चाहता है कि F वेक्टर 2.1 इज इक्वल टू F वेक्टर 1.2 विद नेगेटिव साइन। यानी फोर्स जो पहले वाले ने दूसरे चार्ज पर लगाया इक्वल होगा जो दूसरे वाले ने पहले चार्ज पर लगाया, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो जब भी न्यूटन के थर्ड लॉ को डिराइव करने के लिए आएगा, आप वही करोगे, वेक्टर फॉर्म को ही कर दोगे। तो कूलम्स लॉ में बात ध्यान रखना। सेकंड चीज आती है स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0 होता है। फोर्स पर यूनिट कूलम्बिक चार्ज होता है कि नहीं होता। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। एक बात ये समझ में आ गई। उसके बाद स्टूडेंट आपने नेक्स्ट टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, मैं फटाफट रिवाइज कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक जो डायपोल होता है इसके 4 सेक्शन आप बनाएंगे। उन 4 सेक्शन में स्टूडेंट्स पहला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। सेकंड जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तीसरा आपका कि what happens when an electric dipole is placed in an uniform electric field। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। क्या होता है उस समय, उस पर एक टॉर्क लगता है, आता है आपसे उस टॉर्क की वैल्यू बताओ कितनी होती है, ये क्वेश्चन आता है। तो P sin थीटा होती है, टॉर्क इज इक्वल टू ना, आपको ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है सबके सब। इसी में ये पूछ देते हैं कि टॉर्क जो जनरेट हुआ, व्हाट डज दिस टॉर्क डू, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लिखोगे दिस टॉर्क ट्राइज टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बिल्कुल एक 1 मार्कर 1 मार्कर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। यहीं पर आपसे पूछा जा सकता है स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब जब इलेक्ट्रिक डायपोल आपका 0 डिग्री का एंगल बनाता है, किसके साथ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो उसे कहते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आपने 4 चीजें क्लियर कर दी यहां से इलेक्ट्रिक डायपोल के टॉपिक। ये आपको चारों स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। जहां तक मुझे ख्याल है आपको जो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल है आपको 100% आते होंगे। हो सकता है आपने थोड़ा सा उसमें उसे इग्नोर कर दिया हो, बाद वाले 2 को, उनको जरूर तैयार कर लेना, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। हाँ, इनमें से एक तो डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है ना। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो मैंने बात करी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक डायपोल, मूवमेंट जो होता है P से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी सारी बातें आपको पता है। नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये ध्यान रखना, 1 मार्कर में बन सकता है P का डायरेक्शन। और यहीं पर 1 मार्कर क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेता हूं कि जब एक्सियल में इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले तो उसका डायरेक्शन क्या होता है बताओ।
हाँ, अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ऐसा करके आएगा ऑप्शन में, मैंने डिस्कस भी किया था ऐसे, समझ गए। ऐसे ही आएगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, ध्यान रखना उसका डायरेक्शन जस्ट एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात आप? हाँ ठीक है, हाँ ये एडिशनली बोल दिया, वरना वो जिन्हें सिर्फ नोट करते रहे डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी मैं रिवाइज करा रहा हूँ इसके थ्रू, जो मैं कहता था वन शॉट ये वही है स्टूडेंट। इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसी में वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल होता है कि जो टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड होता है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, जहां पर Q वो होता है जो सरफेस के अंदर चार्ज होता है, एक बात। दूसरी बात, गॉस के 3 से 4 एप्लीकेशन आपके पास है। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वो वाला जिसमें एक इनफिनिट लॉन्ग वायर है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है किसी r डिस्टेंस पर, जिसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जहां पर लैम्डा आपकी करंट चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। एक बात क्लियर। दूसरी बात, गॉस लॉ का जो सेकंड एप्लीकेशन है वो वाला जो मेरे एग्जाम में भी पूछा गया था कि इनफिनिट जो शीट होती है उससे किसी डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, इनफिनिट शीट से। ध्यान रखना इसकी वैल्यू E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है, आई थिंक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। मैं सोचूंगा तो आ जाएगा समझ में, आप देख लेना, मैंने हिंट दे दिया आपको। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वाला यानी इससे पता चलता है कि इनफिनिट शीट से कितनी भी डिस्टेंस पर चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करता, और यही कॉन्सेप्ट कैपेसिटेंस में यूज होता है फिर। E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट गॉस पे था। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट जो गॉस थ्योरम पर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बनता है वो है वो शेल वाला, एक जो हॉलो शेल होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ऑन साइड, इन साइड, आउटसाइड पर। और एक होता है कि अगर वो सॉलिड है, यानी कि आपका वो जैसे एक बॉल होती है, जैसे एक स्टोन मान लें हम, एक स्फेरिकल टाइप का भरा हुआ यानी अंदर से सॉलिड, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन साइड, ये आपको आना चाहिए। ये गॉस के एप्लीकेशन हो गए। तो अभी तक हमने सिर्फ ये देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ मेन टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें फिर हमने गॉस लॉ देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा, देन गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन। बस इतनी सी बात आपने करनी ही करनी चाहिए स्टूडेंट्स। उसके बाद जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे ना तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं आना चाहिए, और बेसिक डेफिनेशन होती है आपको आनी चाहिए, और उसका डेरिवेशन आना चाहिए कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सुपर पोजिशन वाले, कि एक स्क्वायर दे देंगे और उसको स्क्वायर में बोलेंगे कि चारों वर्टेक्स पर एक एक चार्ज है, बताओ सेंटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये बातें, ठीक है, ये आप कर लेंगे। जो लास्ट टॉपिक है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो है स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस, कैपेसिटर में आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जरूर पता होना चाहिए कि क्या होता है। मैंने वाटर टैंक मॉडल से उसे बहुत बात बताया आपको। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, C इज इक्वल टू Ka एप्सिलॉन नॉट बाई डी, हाँ यही होती है Ka एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक, ये जो कैपेसिटर है इसके बीच में अगर हम डाई इलेक्ट्रिक को फिल करते हैं तो उस समय का फॉर्मूला बताओ। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्शियली अगर फिल किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है कि कोई कैपेसिटर आपको दिया गया, उसके बीच में आपने पार्शियली फिल किया किसी डाई इलेक्ट्रिक को, तो बताओ उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। ये तो इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इटसेल्फ एक ये, और दूसरा जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं दूसरा ये, इन दोनों को 100% आपने तैयार करना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सीक्वेंस में जाओगे ना तो थोड़ा ही पढ़ोगे, लेकिन एक स्टोरी हमारी बन जाएगी, उसके जरिए फिर छोटे मोटे न्यूमेरिकल आते हैं इसी पर बेस्ड। क्लियर है एक बात। आगे हम बढ़ते हैं, ये हो गया स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन, ठीक है ना। इतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और छोटे मोटे जो 1 मार्कर क्वेश्चन है वो आप एमसीक्यू सीरीज से देख सकते हो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सेकंड जो चीज आती है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी आप 3 हिस्सों में स्टूडेंट्स बांट सकते हो। मैंने ऐसे स्प्लिट किया, ये माइंड मैप बता रहा हूँ, आप कोशिश करना जो मैं कह रहा हूँ उसे समझो, स्पीड हल्की कर लो, अगर ज्यादा लग रही है कम कर लो, जो भी है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को 3 हिस्सों में बांटना। पहला हिस्सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डेडिकेट कर देना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी ओम्स लॉ वाले को। सेकंड वाला हिस्सा आप डाल देना सेल को, सेल इलेक्ट्रिक सेल वाले को दे देना। और थर्ड हिस्सा आप दे देना किरचॉफ्स रूल को, किरचॉफ्स लॉ को। बस ये 3 हिस्सों में इसको पढ़ो, खत्म हो जाएगा। पहला हिस्से पे डिस्कशन करते हैं। जो पहला वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है किसी ना किसी फॉर्म में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट कि I इज इक्वल टू NEAVD, ये आपसे MCQ भी इससे डिजाइन 100% करा ही करा जाएगा, MCQ बनेगा इससे स्टूडेंट्स,
है ना। I इज इक्वल टू NEAVD, ये रिलेशनशिप बिटवीन VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट है। एक बात, कभी आएगा इनकी बीच की रिलेशनशिप निकालो, कभी आएगा करंट डेंसिटी और VD की रिलेशनशिप निकालो, बहुत आसान है। I/A करंट डेंसिटी होता है, जानते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी होती है I/A, जिसे J से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे करंट डेंसिटी कहते हैं। इसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये यही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपको आ रहा है तो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ वहीं पर बनता है। फिर जब स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ोगे इसी टॉपिक में, फर्स्ट वाले में जहां पे मैं ओम्स लॉ वाला कह रहा था, आपको यहां पर कुछ टर्म्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, और ये किन किन बात पर डिपेंड करते हैं, कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टिविटी क्या है। ये चारों का बहुत सिंपल सा रिलेशन पता होना चाहिए आपको। मैंने एमसीक्यूज में भी ये डिस्कस किया है बहुत बार, है ना। सिंपल से एमसीक्यू में भी आप देखोगे बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, एमसीक्यू में भी आपका समझ में आ गया। ये चार टर्म भी आपको समझ में आ गए। छोटे छोटे टर्म, मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी स्टूडेंट म्यू से रिप्रेजेंट करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, म्यू इज इक्वल टू VD/E होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर के लायक क्वेश्चन है। समझ में आ रही है बात आपको। ये इतना स्टूडेंट्स आपका ये हो गया इस वाले पोर्शन का जिसकी मैं बात कर रहा था, ओम्स लॉ वाला। अब सेकंड पोर्शन आता है इलेक्ट्रिक सेल वाला। इलेक्ट्रिक सेल वाले में स्टूडेंट्स आपको बेसिक छोटा सा पता होना चाहिए सेल के बारे में, अदरवाइज जो मेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यहाँ का वो ये है कि आप प्रूव करो कि जो टर्मिनल पोटेंशियल V होता है वो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ऐसे रिलेट करता है। कैसे, V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r। स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, यानी कैपिटल V इज इक्वल टू E माइनस IR। IR आपका पोटेंशियल ड्रॉप है। तो ये प्रूफ करने के लिए आता है, बहुत सिंपल है। इसमें मेन जो वर्क करती है चीज वो आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मैंने इसे कराया वाई डेराइव, उससे ही होता है आराम से। एक बात आपको समझ में आ गई। सेल में इंपॉर्टेंट टॉपिक था V इज इक्वल टू E माइनस IR। उसके बाद सेल में सिर्फ इतना कि सेल को आपने सीरीज में जोड़ा, आपने उसे पैरेलल में जोड़ा और आपने मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करा। ये 3 इंपॉर्टेंट है। अब देख लेना आपके सिलेबस में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, ठीक है ना, वरना ये 3 होते हैं इसमें। समझ में आ गया। और बहुत सिंपल होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। और ऐसे ही जो कैपेसिटर था उसमें भी स्टूडेंट्स, कैपेसिटर में भी कॉम्बिनेशन आप जानते हैं कि पैरेलल में क्या और सीरीज में क्या, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है ना। और ऐसे ही रेजिस्टेंस में भी, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात होती है। अब स्टूडेंट्स हम इसमें आगे बढ़ते हैं, यानी कि किसकी मैं बात कर रहा हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जब हमने सेल वाला पोर्शन देख लिया, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें अब स्टूडेंट्स आगे किरचॉफ लॉ की तरफ बढ़ना है। किरचॉफ लॉ जो है, यानी कि जो आपने सेल वाला पोर्शन देख लिया ना, सेल वाले पोर्शन आपने देख लिया, हो सके तो थोड़े बहुत इसमें एमसीक्यूज कवर कर लेना। उसके बाद स्टूडेंट पोर्शन आता है किरचॉफ्स रूल वाला, जो थर्ड और लास्ट पोर्शन है। किरचॉफ्स रूल में किरचॉफ के फर्स्ट सेकंड आपको आने ही आने चाहिए। नहीं आते हैं तो वीडियो लेक्चर देखकर उसे क्लियर करो, भले ये स्पीड में देखो, कैसे भी देखो, आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का फर्स्ट रूल जो होता है वो जंक्शन रूल भी कहते हैं, और किरचॉफ का जो ये फर्स्ट रूल है ये चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, एक बात। दूसरी बात जो स्टूडेंट्स आपका किरचॉफ सेकंड रूल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। देखो 1 मार्कर क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं यहाँ से, समझ में आ गई बात। और ये है क्या वो ध्यान रखना, अभी ऐसे नहीं बताया जा सकता, आपको समझ नहीं आ पाएगा, मैं तो बता देता, ठीक है ना। तो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल को देख लेना, मैंने समझाया। इनके फायदे क्या है, देखो आप फर्स्ट और सेकंड रूल पढ़ोगे ना, एक तो फायदा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, दूसरा फायदा ये कि आगे जो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको P/Q इज इक्वल टू R/S, जो फॉर्मूला है ना P/Q इज इक्वल टू R/S, आराम से आप उसे डिराइव कर लोगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रूल ऑफ किरचॉफ्स। आप आराम से इसे कर दोगे प्रूफ। तो हो सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आ जाए, बताओ प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रूफ करो P/Q इज इक्वल टू R/S। तो अगर आपको किरचॉफ रूल आते हैं आप आराम से प्रूफ कर लोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं बीच से पढ़ोगे बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा स्टोरी बना के पढ़ोगे, सीक्वेंस में क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि एक टॉपिक पढ़ के दूसरे का भी काम आसान हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें इतना था, यानी कि आपने व्हीटस्टोन ब्रिज जब आप आओगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रूविंग, अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझ आ गया तो फिर आपको मीटर ब्रिज समझ आ गया, क्योंकि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत आसान है। और आप अगर एमसीक्यू सीरीज देखोगे, मैंने वहां पर भी हल्का सा डिस्कशन कर रखा, आपको उससे भी बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। क्लियर हो रही है ना बात। हाँ, तो कोशिश करना स्टूडेंट्स एमसीक्यू सीरीज में भी, अगर आपको लगता है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो बहुत क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और यहां तक देख रहे हो तो पक्का समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। ये हो गया।
ये हो गया, बस इतना स्टूडेंट्स मेन मैंने आपको बता दिया। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज जो जहां पर यूज हो रहे थे मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब कुछ बात करता हूं मैं न्यूमेरिकल कहां से बन सकते हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑफ ऑल वहां से बन सकता है, एक तो कूलम्स लॉ में स्टूडेंट्स एक बेसिक न्यूमेरिकल बनता है कि एक चार्ज यहां पर है, दूसरा चार्ज वहां पर है, बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहां पर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है हमेशा, आपको इससे उस पर लगने वाले फोर्स और उससे इस पर लगने वाले फोर्स को इक्वल करना है, बहुत सिंपल। दूसरा ये बन जाता है कभी कभी कि एक ट्राइंगल दे दिया, उसके वर्टिसेस में चार्जेस रख दिए, बोल दिया कि एक चार्ज से बाकी दो पर बताओ कितना फोर्स लग रहा है, या फिर हर चार्ज पर बताओ कितना कितना फोर्स लग रहा है। आपको कुछ नहीं, वेक्टर रिजोल्यूशन आना चाहिए कि इसने इधर को लगाया, मान लिया उसने उधर को लगाया, तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग आप उसे कर लोगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? एक क्वेश्चन की वैरायटी ये होती है। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गए इलेक्ट्रोस्टैटिक के, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने एग्जाम में सोचा था कि ये आएंगे, नहीं आ पाए अनफॉर्चुनेट, लेकिन अगले दूसरे सालों में आए थे जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, है ना। वो टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत सिंपल टॉपिक। क्वेश्चन आ सकता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन ये आएगा, मैंने एमसीक्यू में भी डिस्कस किया है कि कॉमन पोटेंशियल के बारे में आपकी राय जानेंगे कि कितना आपको पता है। कुछ नहीं होता कॉमन पोटेंशियल, आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। दूसरी बात स्टूडेंट इसी में आता है कि बताओ डिके ऑफ एनर्जी होता है कि नहीं होता। होता है, वो जो हीट होती है उसकी फॉर्म में कितना होता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 टाइम्स V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, है ना। याद है कि नहीं है? ये इनका वो होता है जो एनर्जी का डिके होता है। एक टॉपिक ही छूट गया था। दूसरा टॉपिक जो छूट गया था ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका गया ऐसे कर पैरेलली, बताओ उसका पाथ कैसा होगा। बताओ आप कैसा होगा, कमेंट कीजिए। पता है आपको? हाँ, उसका पाथ पैराबोलिक होगा। ये बड़ी बात नहीं है क्योंकि पैराबोलिक तो आप याद रख लोगे अभी, वो पैराबोलिक होगा ये प्रूव करो, ये क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है। इसलिए आएगा क्योंकि एक्सरसाइज में दिया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि प्रूव करो कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है। मैंने इसे डिराइव करवा रखा है आपको आराम से, आपकी अपनी भी प्रिपरेशन होगी, अदरवाइज इसे तैयार जरूर कर लो स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो जब भी बाद में हम आगे वाले जो लेक्चर्स है उसमें देखेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो क्या होता है, ये मेरे एग्जाम में आया था। अब मैग्नेटिक फील्ड में 3 तरीके से जा सकता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, फिलहाल दिक्कत हो जाएगी, अभी बीच में डालेंगे। तो आपने देखा, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया कि कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक डायपोल और कैपेसिटर, और मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनके बारे में डिस्कशन किया। यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3 सेगमेंट में बांटकर मैंने आपको फर्स्ट बताया कि वो ओम्स लॉ क्या है, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस क्या है, I = NE/VD, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या है, मोबिलिटी μ = VD/E होता है, मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद स्टूडेंट जब हम आगे बढ़े तो हमने सेकंड सेगमेंट में क्या देखा, हमने देखा इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, उसको पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, V = E - IR का रिलेशन निकालना है आपको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक भी बात झूठ नहीं है इसमें, सारी बातें आएंगी आपके एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में। फिर स्टूडेंट्स लास्ट सेगमेंट में किरचॉफ्स रूल को देखा। किरचॉफ्स रूल में फर्स्ट रूल सेकंड रूल इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट रूल किस पर बेस्ड है, आप बोलोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, सेकंड रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, और फिर आपसे पूछेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आप क्या समझते हो, आप बताओगे कि P/Q = R/S, और ये उसी की हेल्प से होगा किरचॉफ वाले से। फिर आपके उसमें आएगा मीटर ब्रिज के बारे में क्या समझते हो, एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप मीटर ब्रिज को आराम से बताओगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और आप दिखा दोगे कर जो छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा। और एक पोटेंशियोमीटर भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे एग्जाम में बताऊँ कैसे आया था, क्या आया था, सिर्फ पोटेंशियोमीटर की आप वर्किंग मत बताओ, सिर्फ फिगर बना के दिखा दो, ऐसा आया था मेरे एग्जाम में, 2 मार्कर था, बाकी आप अपना देख लेना। इसलिए पोटेंशियोमीटर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये बातें सारी इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको लगा सच में, तो आप जरूर ना मुझे कमेंट कर प्लीज बताना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलता रह गया, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो फिर फायदा नहीं है ना इन चीजों का। हाँ, तो आप मुझे जरूर बताना, आप कोई भी हो, आपने आज तक कभी कमेंट ना किया हो, आप आज बताएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। फिर कब बताओगे, फिर तो चले जाओगे 12th के बाद, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक भी प्लीज से कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लगता है मुझे कि आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव है, हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, हैव अ great day.